नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीरम फेरेटिन के ऊपर। एक बायोकेमिस्ट्री में ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए। और दूसरा ये है कि इस समय जो कोविड-19 की जो डिसीज़ है उसमें भी इसको एक इन्फ्लेमेशन के मार्कर की तरह इसका यूज़ किया जाता है। और इससे एक जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनका सीवियरिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो जिसमें ऐसे पेशेंट जिनमें 500 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा अगर सीरम फेरेटिन का लेवल आता है तो उनको काफ़ी सीरियस कंसिडर किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को। तो एक आज के समय में इसका सीरम फेरेटिन का काफ़ी यूज़ है, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अनीमिया को इसके द्वारा डायग्नोस किया जाता है। तो दूसरा ये है कि जो अनीमियाज़ होते हैं, अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज़ की वजह से जो अनीमिया डेवलप होते हैं या आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, इन सभी अनीमियाज़ में हीमोग्लोबिन और सीरम आयरन लेवल दोनों ही कंडीशन में कम होता है। लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीरम फेरेटिन का यूज़ किया जाता है। तो सीरम फेरेटिन आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया में काफ़ी कम हो जाता है, जबकि अनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज़ हैं या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से या जो क्रोनिक कंडीशंस हैं उनमें सीरम फेरेटिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो सीरम फेरेटिन से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इसलिए इसका असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीरम फेरेटिन का। अगर हम अनीमिया और क्रोनिक डिसीज़ के बारे में बात करें तो जो अनीमिया इसमें जो रहता है वो उसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का अनीमिया होता है। और इसमें इन्फेक्टिव एथ्रोपोइसिस होती है। एथ्रोपोइसिस अच्छी तरह नहीं हो पाती क्योंकि आयरन की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती है। और उसका जो मेन कारण होता है जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स, स्पेशली जो साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ये सब रिलीज़ होते हैं मैक्रोफेजेस से। और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा आयरन अपने अंदर अक्यूमुलेट कर लेते हैं। और ये जो आयरन अक्यूमुलेशन होता है उसकी वजह से जो आयरन सेल्स के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए या यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। और इस तरह से आयरन ब्लॉक अनीमिया इस कंडीशन में मिलता है। तो इसमें अनीमिया और क्रोनिक डिसीज़ में जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई, आपका मेलिग्नेंसी है, उसमें भी इसी टाइप के फीचर्स मिलते हैं। और इनमें सब में सीरम फेरेटिन का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। बोन मैरो एक्चुअली इसकी वजह से सप्रेस हो जाता है अगर आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो सप्रेशन। दूसरी ओर एथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो इन जो ये कंडीशंस होती हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, इनमें बढ़ा हुआ रहता है। अगर हम आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो आयरन दो तरह से जो डाइटरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें दो टाइप का आयरन मिलता है। एक तो हीम आयरन कहलाता है और दूसरा नॉन हीम आयरन। तो जो हीम आयरन होता है ये एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स में काफ़ी कॉमनली मिलता है। और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हीम ट्रांसपोर्टर के थ्रू डायरेक्टली जो एंट्रोसाइट्स होते हैं या इंटेस्टाइनल जो सेल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि दूसरी ओर जो नॉन हीम आयरन होता है तो वो फेरिक फॉर्म में रहता है और फेरिक फॉर्म को पहले फेरस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डिओडेनल साइटोक्रोम बी एक मॉलिक्यूल होता है तो वो इसको कन्वर्शन करते हैं। तो ये फेरस फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो मेटल जो आपके डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर होते हैं वो उसके थ्रू आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दो तरह से आयरन दोनों ही तरह से एब्जॉर्ब होता है। जो हीम आयरन होता है वो एक्चुअली फेरस फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इन दोनों के एब्जॉर्प्शन के बाद जो एंट्रोसाइट्स के अंदर या जो सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल, उनके अंदर बहुत सारा जो इसका फ्रैक्शन है वो फेरोपोर्टिन के द्वारा इसको सेल्स के बाहर किया जाता है। और सेल्स के बाहर ये इसका कन्वर्शन होता है फेरस से फेरिक में, और ये कन्वर्सन होता है हेपेस्टिन के द्वारा। हेपेस्टिन एक मॉलिक्यूल है जो फेरस आयरन को फेरिक आयरन में कन्वर्ट करता है। और ये जो फेरिक आयरन है वो अपोफेरेटिन से मिलके ट्रांसफेरिन बनाता है, और ये ट्रांसफेरिन ही बेसिकली ब्लड में सर्कुलेट होता है। दूसरी ओर इसका कुछ जो फ्रैक्शन है वो एंट्रोसाइट्स के अंदर म्यूकोजल फेरेटिन के रूप में स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि
मिकोजल फेरेटिन के रूप में जो आयरन का एक स्टोर है वो बन गया है। और इसमें एक्चुअली ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उस चेन के बीच में जो कोर होती है उस कोर में आयरन डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है और ये ट्रांसफेरेन के रूप में ये सर्कुलेट होता है प्लाज्मा में। और जो जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है लिवर में या बोन मैरो में या जहाँ भी आयरन का यूटिलाइजेशन होता है वहाँ जाके ये यूज हो जाता है। दूसरी ओर इसका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन करने के लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल जब आयरन का लेवल ट्रांसफेरेन का लेवल ब्लड में या आपके जो स्टोरेज साइट्स हैं उसमें कंप्लीट हो जाता है तो एक लिवर से एक मॉलिक्यूल्स बनता है पेप्टाइड मॉलिक्यूल जिसको हेप्सिडिन बोलते हैं। और हेप्सिडिन जो फेरोपोर्टिन जो रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर देता है ये। तो इस तरह से ये काउंटर रेगुलेट करने की एक वो मैकेनिज़्म है आयरन के एब्जॉर्प्शन को। तो हम फेरेटिन के बारे में जानेंगे। तो फेरेटिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1937 में हुई थी और लेन बर्जर के द्वारा इसको की डिस्कवरी की गई थी। और इसके जैसा कि बताया कि प्रोटीन सेल होता है स्फेरिकल टाइप का, जो प्रोटीन का जो सेल होता है उसमें आयरन का जो स्टोर है 4500 आयरन के आसपास जो एटम होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं एक फेरेटिन में स्ट्रक्चर में। और इसके स्ट्रक्चर 24 सब यूनिट की पॉलीपेप्टाइड चेन का एक हॉलो स्ट्रक्चर बनता है और उसके बीच में आयरन मिलता है। और ये एक तरह से प्राइमरी स्टोरेज टाइप का होता है फेरेटिन और ये अवेलेबल होता है एथ्रोपोइसिस के लिए और भी जो जहाँ पे ज़रूरत होती है या हीमोग्लोबिनाइजेशन के लिए। और ये दो मोनोमर में ये एक्चुअली पाया जाता है। एक तो एल फेरेटिन कहलाता है या लाइट फेरेटिन कहा जाता है, दूसरा एच फेरेटिन या हैवी फेरेटिन कहते हैं। उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो आपका लाइट टाइप का जो फेरेटिन होता है ये बेसिक फेरेटिन होता है और इसमें 174 अमाइनो एसिड की चेन होती है और या स्पेरिकल जो कोर होती है। और दूसरा इसके मतलब इसमें 15 जो हाइड्रोफिलिक साइट्स होती हैं जिसमें आयरन एक्चुअली बाइंड होता है रेडिली और टाइटली बाइंड होता है, इसलिए ये स्टोरेज के लिए बहुत सूटेबल होता है और इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो पाती है, बहुत ही इमरजेंसी में इसकी अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो ये प्रेजेंट रहता है लिवर में, स्प्लीन में, सीरम में इसका लाइट टाइप का जो फेरेटिन है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरी ओर जो हैवी टाइप का फेरेटिन है वो एसिडिक फेरेटिन होता है और 182 अमाइनो एसिड्स की इसकी जो कोर सेल होती है वो बनी हुई होती है। और इसमें 7 जो हाइड्रोफोबिक साइट होती हैं वो आयरन को इतना टाइटली बाइंड नहीं करती हैं, लूजली बाइंड होता है इसमें आयरन। और ये सूटेबल होता है यूज़ के लिए अधिकतर जहाँ पे भी यूटिलाइजेशन होना होता है तो इस हैवी टाइप की जो फेरेटिन होता है उससे रिलीज़ होता है आयरन और बाद में उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है जहाँ भी ज़रूरत होती है। और इसको अगर देखें तो ये प्रेजेंट होता है हार्ट में, किडनी में, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, एथ्रोसाइट्स, तो इन सब जगह जो हैवी टाइप की जो फेरेटिन है वो पाया जाता है। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो ये कई जगह इसका स्टोरेज बन जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एंट्रोसाइट्स के अंदर मिकोजल फेरेटिन डेवलप होता है, ब्लड में ट्रांसफेरिन के रूप में ये सर्कुलेट होता है, उसके बाद लिवर में फेरेटिन की तरह स्टोर हो जाता है, किडनी में भी फेरेटिन की तरह स्टोर होता है। तो जो पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में इसके फेरेटिन के स्टोर्स बने हुए होते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करें फेरेटिन की तो जो अडल्ट मेल होते हैं उनमें 20 से लेके 250 या 250 नैनोग्राम पर ml इसको नॉर्मल माना जाता है। और अडल्ट जो फीमेल होती हैं उसमें 10 से लेके 120 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल माना जाता है। और तीसरा जो फीमेल्स 40 साल के ऊपर जो होती हैं उनमें 12 से लेके 263 नैनोग्राम पर ml को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और जो न्यूबॉर्न होते हैं उसमें करीब 25 से लेके या से 200 नैनोग्राम पर ml तक नॉर्मल इसको माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं उनमें बेसिकली ये जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml के ऊपर हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स बेसिकली इनकी जो सीवियरिटी होती है डिसीज़ की वो ज़्यादा होती है। तो इससे एक असेसमेंट कर पाते हैं कि जो सीवियरिटी का कोविड-19 के जो पेशेंट होते हैं तो अगर सीरम फेरेटिन का लेवल
नैनो ग्राम पर ml से ज़्यादा है तो वो जो पेशेंट है वो काफ़ी सीरियस है। दूसरा इसको एक्चुअली आयरन प्रोफाइल में एक पैरामीटर की तरह लिया जाता है। तो आयरन प्रोफाइल में मल्टीपल पैरामीटर्स का एस्टिमेशन होता है, जैसे आयरन, सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसके अलावा ट्रांसफेरिन और फेरेटिन। तो इन सभी के साथ में इसको कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस जो डिसीज़ होती है उसका बनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है उसमें सीरम आयरन तो लो रहता है और जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि फेरेटिन का लेवल भी लो रहता है। लेकिन जो हीमोक्रोमेटोसिस है उसमें सीरम आयरन भी हाई हो जाता है और सीरम फेरेटिन भी काफ़ी हाई हो जाता है, जबकि आयरन जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस हैं उनमें भी सीरम आयरन कम रहता है, ट्रांसपेरेंट भी कम रहता है, लेकिन जो फेरेटिन है उसका लेवल नॉर्मल हो सकता है या हाई हो सकता है। इसी तरह से हीमोलिटिक अनीमिया है उसमें सीरम आयरन भी बढ़ जाता है और फेरेटिन का लेवल भी बढ़ जाता है और ट्रांसपेरेंट का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है उसमें सीरम आयरन जो है वो नॉर्मल या हाई हो सकता है, दूसरी ओर ट्रांसपेरेंट का लेवल लो रहता है और फेरेटिन का लेवल हाई रहता है। इस तरह आयरन पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं उनमें सीरम आयरन तो काफ़ी हाई रहता है और ट्रांसपेरेंट नॉर्मल रहता है और आपका सीरम फेरेटिन भी नॉर्मल रहता है। तो इस तरह से जो कंडीशन है उनको इस पैनल के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फेरेटिन के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू था और आयरन अब्जॉर्प्शन और आयरन की जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर एक ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।